राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू श्वेता's बायोवर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं। एक आइडियल जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए? सबसे पहले एक आइडियल जेनेटिक मटेरियल ऐसा हो जो कि अपनी कॉपीज को जनरेट कर सके, अपना रेप्लिका बना सके। तो हम देखते हैं कि डीएनए एंड आरएनए दोनों ही ऐसे जेनेटिक मटेरियल है जो कि अपनी कॉपीज बना सकते हैं। ठीक है। सेकेंड, हम देखते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए वो केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आना चाहिए जहां पे कि वो अनस्टेबिलिटी को डिनोट करे। तो हम अगर डीएनए और आरएनए में देखते हैं तो जो राइबोज शुगर होता है हमारा डीएनए में एंड आरएनए में, यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड पोजीशन पे अगर ये डीएनए होता है तो इसका सिर्फ H ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि हमारा अगर ये राइबोज शुगर होता है तो यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। और ये जो OH ग्रुप है ये इसको हाईली लिबाइल यानी कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल बना देता है, जिसकी वजह से हमारा आरएनए जो है वो अनस्टेबल होता है। तो एक आइडियल जेनेटिक मटेरियल की कैटेगरी से वो इस पॉइंट पे बाहर हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इट शुड बी एबल टू म्यूटेट। कोई भी जेनेटिक मटेरियल म्यूटेशन अलाउ करना चाहिए, तो ये हमें दोनों में ही दिखता है। लेकिन डीएनए में क्या है कि ये म्यूटेशन स्लोली होता है, ग्रेजुअली होता है। लेकिन जो आरएनए होता है इसमें बहुत हाई रेट से चलता है ये म्यूटेशन, जिसकी वजह से भी ये हमारा क्या होता है, इस पॉइंट से बाहर हो जाता है कि ये एक आइडियल जेनेटिक मटेरियल है। क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल ले बैक्टीरियाज का या वायरसेस का, तो जब तक आप वायरस के एक स्ट्रेन का एंटीडोट बनाते हैं तब तक उसका दूसरा स्ट्रेन डेवलप कर चुका होता है। क्यों? क्योंकि वो हाईली म्यूटेटेड है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा म्यूटेट करता है और इसकी वजह से वो इवोल्यूशन में तो कंट्रीब्यूट करता है, नो डाउट, लेकिन वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है और ह्यूमंस के सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, यानी कि ये अपने रिस्पेक्टिव प्रोटीन्स को बनाना चाहिए। तो रिस्पेक्टिव प्रोटीन्स हमने देखा है सेंट्रल डॉगमा में क्या, कि डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन एंड एमआरएनए से प्रोटीन्स का बनना दिस इज ट्रांसलेशन। तो डीएनए एंड आरएनए, डीएनए क्या करेगा, पहले एमआरएनए बनाएगा फिर प्रोटीन्स बनाएगा, लेकिन जो आरएनए होगा वो डायरेक्टली प्रोटीन्स के लिए कोड करेगा। इसलिए इस पॉइंट पे दोनों ही हमारे जेनेटिक मटेरियल क्वालिफाइड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइडियल कौन सा हुआ, डीएनए। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट पे वो डिफर कर रहा है, वो है स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबिलिटी के पॉइंट पे, इसलिए डीएनए एक आइडियल जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट हम आरएनए वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। आरएनए को कंसिडर किया जाता है कि ये हमारा सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल था। क्यों? इसके लिए कुछ वैलिड पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसकी बात करते हैं। इनिशियली क्या था कि हमारा जो सेल्स था, प्रोकैरियोटिक सेल था, तो उसमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते थे। इस वजह से जो हमारा इनिशियल सेल्स थे, जो कि नए नए जब हमारा अर्थ डेवलप कर रहा था उस टाइम पे बने थे, उसमें आरएनए ही एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल था जो कि अलग अलग काम को परफॉर्म कर रहा था, जैसे कि टीआरएनए यानी कि अडैप्टर मॉलिक्यूल, जो कि ट्रांसलेशन में यानी कि प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा था। दूसरा हमारा एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, तीसरा हमारा ये स्ट्रक्चरल रोल यानी कि राइबोसोम की तरह भी काम कर रहा था। नेक्स्ट ये कैटालिटिक एंजाइम्स जो रिक्वायर्ड थे उनका फॉर्मेशन कर रहा था, 16S आरएनए जिसके बारे में हम जानेंगे। एंड देन ये एक जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम कर रहा था। तो इतने सारे मल्टीपल रोल्स को प्ले करने के लिए हमारा जो आरएनए था वही एक मॉलिक्यूल था जो कि एफिशिएंट था, और इसी वजह से जो हमारे सबसे प्रिमिटिव सेल्स थे उनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि हमारा मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन एंड स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग के बारे में जब हम कोर जेनेटिक्स में जाएंगे तो देखेंगे। तो स्प्लाइसिंग, मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसलेशन, ये तीन जो प्रोसेसेस है जो कि इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस है, इसमें भी हमारा आरएनए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आरएनए की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारा डीएनए आरएनए पे ही
डिपेंडेंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। यानी कि अगर हम सेंट्रल डॉग्मा देखते हैं तो सेंट्रल डॉग्मा में डीएनए से पहले एमआरएनए का कन्वर्जन होता है, यानी कि एमआरएनए बनता है और इसके बाद ही जाकर के हमारे प्रोटीन्स बनते हैं। सो डीएनए इज डिपेंडेंट अपॉन एमआरएनए, लेकिन जो हमारा आरएनए मॉलिक्यूल है वो तो डायरेक्टली प्रोटीन्स बना सकता है, वो तो डीएनए पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, पहले ऐसा कंसिडर किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आरएनए जो होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव एंड अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसके सेकेंड प्राइम पोजीशन पे जो इसका राइबोज शुगर होता है, इसके सेकेंड प्राइम पोजीशन पे OH ग्रुप का प्रेजेंस होता है। ठीक है, और इस OH ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है कि हमारा डीएनए काफी ज्यादा हाईली रिएक्टिव और अनस्टेबल हो जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन होने लगा तो इवोल्यूशन में इसी अनस्टेबिलिटी एंड रिएक्टिवनेस की वजह से आरएनए हमारा कंट्रीब्यूट करने लग गया, और जब इवोल्यूशन हो गया तो इसके बाद क्या हमारे लिए स्टेबिलिटी मैटर करने लग गई कि भाई अब इस रेट से ज्यादा हमें नहीं अनस्टेबल होकर के रिएक्शन करना है। इसलिए फिर क्या हुआ कि आरएनए का सेकेंड प्राइम पोजीशन से ये O ग्रुप रिमूव हो गया और बच गया H, और फिर फॉर्मेशन हुआ हमारे डीएनए का। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि डीएनए हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए। ठीक है, तो डीएनए इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए, ये हमारा एक वैलिड पॉइंट है। तो इनिशियली अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कभी भी कि जेनेटिक मटेरियल सबसे पहले क्या था, आरएनए या डीएनए, तो इट वाज आरएनए, और उसके लिए सारे वैलिड पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल डॉग्मा, यानी कि अब हम कोर जेनेटिक्स में एंटर करने वाले हैं। तो कोर जेनेटिक्स में हम अलग अलग प्रोसेसेस जैसे कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी क्लास स्किप मत कीजिएगा। तब तक के लिए डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।